तो वो डिमोलिश करना जरूरी है, फिर ही तो हमारे सामने प्लेन लैंड आएगी, तो ये लैंड परचेज करने के लिए जरूरी खर्चा हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटे वो आपकी मेमोरी को रिकॉल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आपने इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई करना है, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना है। तो भाई हमने खरीदा तो वो प्लॉट ही था, लेकिन उसमें पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, हमने प्लॉट के ही पैसे दिए होंगे 25 मिलियन। अब उसे फ्री होल्ड बनाने के लिए जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी उसे डिमोलिश करना पड़ा, तो ये भी प्लॉट लेने के लिए जरूरी खर्चा था बिफोर यूजिंग दैट प्लॉट, और उस प्लॉट पे नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले का, यूज करने से पहले का एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटलाइज हो जाएगा 1.5 मिलियन। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग का जो हमारे पास स्क्रैप आया, हमने जनाब उसको बेच दिया, तो हमें पैसे रियलाइज हुए, वो उसके कैपिटल कॉस्ट को कम कर देगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, अली बेटा। मैम मैं थोड़ा सा ना बाहर आया हूँ, तो मैम ये बुक वाली स्क्रीन तो सामने शो करना, मेरे पास मैम बुक नहीं है। बेटे बुक वाली स्क्रीन मेरे पास इस वक्त कोई असिस्टेंट नहीं है, टीएस नहीं है, उन्होंने कहीं सेव करके किस फोल्डर में रखा होगा, मैं खुद ढूंढूंगी तो वो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। चलो मैं उनको कॉल करती हूँ। आप म्यूट करो, खुद को म्यूट करो। आई एम सॉरी अली बेटे, मैं इस वक्त कर नहीं सकती, रिसेप्शन पे भी कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, तो क्लास आप गौर से सुनते जाइएगा, मैं बार बार बातों को रिपीट करती चली जाऊंगी। तो अब उसमें ये है, क्योंकि उन लोगों ने सेव किए हैं, मैं डाउनलोड करके फोल्डर, इतने ढेरों ढेर बने में पूरी क्लास का ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, 1 आवर और हमें फोल्डर नहीं मिलेगा, उनको याद होगा उन्होंने कहाँ सेव किया हुआ है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग आपने बेची, उससे आपको जो है 2,50,000.25 मिलियन स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुई है। अब स्क्रैप वैल्यू को क्या करेंगे, इसको हम जनाब कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो लैंड से रेलेवेंट हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक काम करते हैं, हम तीनों का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, तीनों नॉन करंट एसेट के कॉलम्स बना देते हैं, लैंड, बिल्डिंग और प्लांट। अब परचेज प्राइस और बाकी सारी एक्सपेंसेस। लैंड हमने जनाब कितने में परचेज की, उन्होंने 1000 कॉमन लिया हुआ है, मैं मिलियन को कॉमन ले लूंगी, 25 मिलियन। यहाँ पे तमाम वैल्यूज जो हैं वो उनमें मैंने मिलियन को कॉमन ले लिया। तो परचेज प्राइस जो मैंने फ्री होल्ड लैंड के लिए पे की थी वो 25 मिलियन की थी, उसमें पुरानी बिल्डिंग को गिराने पे जो मेरा एक्सपेंस आया है वो 1.5 मिलियन का है, वो कंपल्सरी एक्सपेंस है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक मेन हेडिंग देनी है, परचेज प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। 1.5 का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ और पुरानी बिल्डिंग से जो हमें स्क्रैप्स मिले हैं, पुरानी चीजें मिली, हमने बेच दी हैं 2,50,000 में, मिलियंस में कन्वर्ट करें तो बेटे ये मेरे पास बनता है 0.25 मिलियन स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हुई है, जो कि कॉस्ट को कम करेगी, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। फिर आगे चलते हैं कि जनाब हमने बिल्डिंग गिरा दी, अब उस पर नई बिल्डिंग बनाएंगे। अब वो जो नई बिल्डिंग बनाएंगे वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो बिल्डिंग, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट जिसकी हेडिंग है बिल्डिंग, उसमें ऐड होती चली जाएगी। उसके बाद है, कहता है फी पे किया आपने एबीसी आर्किटेक्ट को फॉर साइट प्लान एंड ड्राइंग। तो बेटे आर्किटेक्चर को पहले फी पे करना ये कंपलसरी होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और जो कंपलसरी एक्सपेंडिचर है तो वो कैपिटलाइज होगा, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। तो यहाँ मैंने बिल्डिंग की कॉस्ट में वो परचेज कॉस्ट प्राइस जो है वो ऐड कर देनी है, कैपिटल कॉस्ट। इसके अलावा आपने जिनसे बिल्डिंग बनवानी है उस कंस्ट्रक्टर का नाम है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, उसको आपने एडवांस दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए 6,000 का। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना भी एक्सपेंस आएगा वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट परचेज प्राइस में ऐड होगा। 6,000 हमने उनको एडवांस दिया हुआ है, 6,000। अच्छा इसमें भी हाँ जी मिलियन को हम कॉमन ले रहे थे, 6,000 का मतलब है कि 6 मिलियन
और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 800 का मतलब है 0.8 मिलियन। फिर उसके बाद फर्दर पेमेंट आपने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन को पेमेंट की है 35,000 की, मतलब 35 मिलियन की। तो जनाब आपने बिल्डिंग बनाने वाले को जितना भी पे करना है वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, जो कि जस्ट लाइक परचेज कॉस्ट कंसिडर होगी। आगे चलते हैं, प्लांट से रेलिवेंट उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है, नई फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री के लिए हमें प्लॉट की भी जरूरत थी, बिल्डिंग बनानी थी, फिर उस पर आपने जो है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज करनी थी। तो उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? 25% कॉस्ट ऑफ द प्लांट पेड इन एडवांस 4,000। प्लांट आपने परचेज किया, उसका 25% एडवांस आप पे कर चुके हो, और वो जो एडवांस है वो आपके पास कितना है? 4,000, जो कि 25% है। अगर इसकी बेस पे आपसे कहा जाए कि प्लांट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करो, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? प्लांट की टोटल कॉस्ट का 25% 4,000 आपने पे किया, इसका मतलब 4,000 25% है। 100% कैसे फाइंड आउट करोगे? इससे 25 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मालूम होगा कि बेसिकली हमारे ये प्लांट एंड मशीन की टोटल कॉस्ट जो है वो 16 मिलियन है, जिसमें से 4 मिलियन का आपने एडवांस पे कर दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस, जब बेटे प्लांट और मशीनरी को खरीदते हैं उसे अपनी फैक्ट्री तक लाने से पहले का ये खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस का, ये भी कैपिटल एक्सपेंस है, उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मिलियन में कन्वर्ट करें तो ये कितना बनेगा? 1.25 मिलियन। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मशीन को फिक्स किए बगैर हम यूज नहीं करते, फिक्स करने का मतलब है इंस्टॉल करना, तो फिक्सेशन और इंस्टॉलेशन के बगैर हम प्लांट जो है वो यूज नहीं कर सकते, तो ये कंपल्सरी एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस है, ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। 4 लाख का मतलब हुआ कि 0.4 मिलियन। अब फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ और हमें बताई जा रही है, और वो क्या है बेटे? कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड, कहता है जो आपको फ्री होल्ड लैंड की हमने पहले कॉस्ट बताई थी 25 मिलियन, इसमें क्या कुछ शामिल है? इंक्लूड्स प्रॉपर्टी टैक्स 2017 एंड 18। बेटे प्रॉपर्टी टैक्स हम कब पे करते हैं? एनुअल पे करते हैं। कब पे किया जाएगा? जब जनाब हमने प्लॉट खरीद लिया, हम मालिक बन गए, हमारे पास जब हम मालिक बन गए उसके बाद हमें रेगुलर बेसिस पे ईच ईयर ये प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। तो ये तो यूज परचेज करने के बाद का एक्सपेंस है और रेगुलर बेसिस पे आपको पे करना है, ये कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है हर साल हमें ये एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसे कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, इसे नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या किया आपने? प्रॉपर्टी टैक्स जो था वो उसकी उसकी जो जितना भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया करंट ईयर 2017-18 के लिए, वो आपने कॉस्ट में ऐड कर दिया। लेकिन क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है इसलिए हम कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। इसके अलावा वो कहता है कि फ्री होल्ड लैंड की कॉस्ट में और क्या शामिल है? ट्रांसफर फी। तो ट्रांसफर फी तो कंपल्सरी एक्सपेंस है। जब आपने किसी से प्लॉट परचेज किया, किसी की बिल्डिंग परचेज की, वो उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होनी है, तो वो जो ट्रांसफर होने के लीगल चार्जेस हैं वो तो कंपल्सरी हैं परचेज करने के, और ये यूज करने से पहले का एक्सपेंस है। जो ट्रांसफर फी है ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। तो अगर वो कॉस्ट में शामिल है तो बिल्कुल ठीक शामिल है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स तो ईच ईयर पे करना है आफ्टर टेकिंग द ऑनरशिप। तो आफ्टर टेकिंग द ऑनरशिप आपको हर साल जो एक्सपेंस पे करना पड़े वो कैपिटल नहीं होता, उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या करना है? लैंड की कॉस्ट में से उसको माइनस कर देना, और वो कितना है? 1,20,000। 1,20,000 का मतलब है 0.12। ये लीजिए, मैंने लैंड की कॉस्ट में से प्रॉपर्टी टैक्स को माइनस कर दिया। मैम इसकी रिक्वायरमेंट इसमें कोई ऐसी बात तो कही नहीं है कि आप कॉस्ट को मैनेज करो, या मतलब कि जो कैपिटल है उसके उसको देखो मैंने जो इसीलिए कैपिटल बनता है उसको हाँ कॉस्ट में से माइनस करते जाओ। हामिद, मैंने बेटे आपकी बात फॉलो कर ली है। देखो
इसीलिए मैंने रिक्वायरमेंट पे पहले फोकस किया था। रिक्वायरमेंट क्या है, बी पार्ट में उसने कहा है कि जितने भी नॉन करंट एसेट हमने आपको क्वेश्चन में बताए हुए उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू बुक वैल्यू निकालो। वो कैसे आती है, बिल्कुल। जब हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो कॉस्ट हमारे पास होगी, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगी तो बुक वैल्यू आएगी ना। तो हम इसलिए पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। और मैम ये जो आपने ये जो था 35 मिलियन का, आपने ये उसकी परचेज प्राइस में क्यों ऐड किया है बाकी जाके? वो आपने वो भी फर्दर पेमेंट कर दी ना, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंस आएगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता जाएगा। 6 मिलियन एडवांस दिया था और उसके अलावा इस साल आपने 35 मिलियन फर्दर उनको दे दिया। जितना हम देते जाएंगे बिल्डिंग पे, टोटल जितना हमारा खर्चा आएगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी ना। वो तो ठीक है जो आपने ये मतलब कि पेमेंट मजीद की है, लेकिन ये भी तो हमारी पेमेंट है जो हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन की है 400 की। तो वो मैंने ऐड कर दी है ना, वो प्लांट की थी, वो तो प्लांट आपने में फिर ऐड कर कैपिटल दी। में की है ना। मतलब मतलब वो कॉस्ट आपने पर परचेज प्राइस में कैपिटल एक्सपेंडिचर सब कुछ ऐड करना है, अलग अलग हेडिंग ना क्रिएट करो, एक ही में रहने दो, सिर्फ एक टाइटल दे दो कॉस्ट। अगर ये चीज आपको कंफ्यूज करिए ना, ये तो नहीं, मैंने मैं इस वजह से कॉस्ट का पूछ रहा था ना, फॉर्मूला मैंने लिखा कहा है, ये देखो आपने ये देखो, नो, जो ये बेसिकली मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ और आपको बताया कि बेटे कॉस्ट कैसे आती है, परचेज प्राइस प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम तीनों मैं नॉन इस करंट वजह से एसेट की कंफ्यूज हुआ कॉस्ट था, निकालें। आपने ये बिल्डिंग में 6+35 कर दिया था ना इस वजह से। अच्छा वो चलें ठीक है, नो वो अलग से लिख देती हूँ, वो अगर हम नीचे भी लिख दें ये कोई जीरो फर्क पॉइंट एट नहीं में जी तो पड़ेगा, इशू कोई नहीं है। फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। बट ठीक है मैम। ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटे, जहां यस। मर्जी, बस हमने तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटे, फैक्ट्री बिल्डिंग से रेलेवेंट एक एडजस्टमेंट है, पहले लैंड से रेलेवेंट एडजस्टमेंट थी, अब हम पढ़ते हैं जनाब फैक्ट्री बिल्डिंग से रेलेवेंट हो हमें क्या कह रहे हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 जुलाई 2017। बेटे हमारा करंट ईयर जिसको हम सॉल्व करें वो 2017 ही है, और करंट ईयर में बिल्डिंग हमारे यूज में आ चुकी है, हमारा नॉन करंट एसेट बन चुका। तो लेकिन आपकी बिल्डिंग फाइनली तैयार हो गई और हमने यूज करना शुरू कर दी, बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, वो हमारा एसेट बन चुका है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो हमने फाइनल इनवॉइस, जो आखिरी बिल अदा करना है, वो 19 मिलियन का है जो स्टिल अनपेड है। अब बेटे आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से बेनिफिट ले चुके, वो आपका नॉन करंट एसेट बन चुका, चाहे उसके केस में आपने 100% पेमेंट की या नहीं की, वो जो टोटल पैसे हैं वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, चाहे वो आपने पे किए या नहीं पे किए। तो 19 मिलियन का बेनिफिट हम ले चुके, वो हमारा एक्सपेंस बन चुका। वो अलग बात है कि हमने उसकी पेमेंट नहीं की, लेकिन वो आपकी बिल्डिंग के केस में पेमेंट हुई है तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होंगे 19 मिलियन के। अली हैदर दोबारा से, अली हैदर, अब मुझे नोटिफिकेशन नहीं शो हो रहा। अच्छा चलें, अली हैदर थोड़ी देर होल्ड किया करो बेटे। मैम मैं तो इधर से कुछ करती नहीं, ऑटोमेटिकली मैम वो अब वो थोड़ी देर होल्ड कर लिया करें, वो सिस्टम में कोई इशू है या क्या है, वो फिर टाइम वेस्ट मैम होता है बार बार करने में। हाँ जी मैम बेटा ये पूछें। 850 का क्या ट्रीटमेंट करना था? कौन सा 850? हाँ जी 850 कौन सा बेटे? मैम ये फर्स्ट वाली में पूछ रही है जो ट्रांसफर फी। अच्छा ट्रांसफर फी का, ट्रांसफर फी जो है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट की कॉस्ट में शामिल होना चाहिए था और वो ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया। कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड्स को अंडरलाइन कर दीजिए, उसमें 1,20,000 भी शामिल है, उसमें 8,50,000 भी शामिल है। तो 8,50,000 शामिल है, बिल्कुल सही शामिल है, क्योंकि ट्रांसफर फी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, इसलिए हमने उसको माइनस नहीं किया। लेकिन 1,20,000 गलती से शामिल है, और वो गलती से शामिल था क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो मैंने माइनस कर दिया। 0.12 1,20,000, 8,50,000 को आपने माइनस नहीं करना, इसलिए क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंस है, कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, वो ऑलरेडी इंक्लूड है, ऑलरेडी ऐड है। अब क्लियर हो गया जी। उसके बाद है, कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट।
अब वो कहते हैं जो हमने आपको ऊपर प्लांट के 1.25 मिलियन के 1250 के ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस दिए हुए, उसमें भी कुछ चीजें शामिल हैं। कौन सी चीजें शामिल हैं? 2 एक्सपेंस शामिल है, 2 अमाउंट शामिल है, एक 3,50,000 की, एक 60,000 की। अगर तो वो कैपिटल एक्सपेंस है, कॉस्ट में ऐड है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और गलती से कॉस्ट में आपने ऐड कर दिया हुआ है, तो आप उसे कॉस्ट में से माइनस कर दो। अतीक बेटे दोबारा से। सिस्टम बहुत स्लो जी। मैम मैम वो 19 मिलियन वाली एक दफा प्लीज बता दीजिएगा, मेरे इंटरनेट का जरा इशू हो 19 गया। मिलियन 19 मिलियन का ये है कि बेटे बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करवाई है ना, और बिल्डिंग आपके पास 1 जुलाई को आ गई भी है। जी मैम। किन से कंस्ट्रक्ट करवाई है? क्वालिटी कंस्ट्रक्टर से। जी तो भाई उन्होंने आपको 100% अपनी जी सर्विसेज मैम। दे दी, बिल्डिंग तैयार करके आपके हवाले कर दिया। लेकिन हमने उनको जितने टोटल पैसे देने थे उनमें से 19 मिलियन अभी तक नहीं दिया, लेकिन देना है। वो हमारे लिए एक्सपेंस बन चुका क्योंकि वो बिल्डिंग हमारे पास आ चुकी और उसकी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन वो हमारा ठीक है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है, इसलिए हम ऐड कर देंगे एक्रूड कैपिटल एक्सपेंस। जी मैम। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ ना, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाजमी देना है, हम उनसे सर्विस ले चुके, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन चुका, इसलिए वो ऐड कर दिया। अब इसी तरह प्लांट की कॉस्ट में बेटे वो आपको 2 वैल्यूज ऐसी बता रहा है जो उसमें इंक्लूड है। आपने क्या करना है? सोचना है इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर कैपिटल एक्सपेंस है और उसमें शामिल है फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है और उसमें इंक्लूड है तो वो गलत इंक्लूड है, उसको माइनस कर दो। जिस तरह हमने एडजस्टमेंट की है विद रिस्पेक्ट टू लैंड, तो इसको पढ़ते हैं अभी। तो प्लांट की जो इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट चार्जेस है उसमें क्या कुछ शामिल है? एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो एनुअल का वर्ड, जितने एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू। एनुअल बेसिस, हाँ वो रेवेन्यू बेसिस पे होते हैं, क्या उन्हें कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए? नहीं। तो जो एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया, और वैसे भी वो प्लांट को यूज करने के बाद इंश्योरेंस करवाते हैं और हर साल उसकी पेमेंट होनी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसे हम कॉस्ट में से निकाल देंगे और वो कितना है? 3,50,000। मतलब हम इसमें से 0.35 मिलियन जो है वो माइनस कर देंगे। और 60,000 हमने किसके लिए पे किया? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। फिर से मैं फोकस करूंगी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे। इन ट्रांजिट का मतलब क्या है कि जनाब प्लांट जब आपने जिनसे खरीदा है उनकी फैक्ट्री से अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए रास्ते में कोई लॉस ना हो जाए, उस चीज से बचने के लिए जो आपने इंश्योरेंस करवाई है। तो इसका मतलब है कि प्लांट को यूज करने से पहले का एक्सपेंस है तो ये कैपिटल होना चाहिए, और वो कैपिटलाइज आपने किया हुआ है, उसे ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस में डाल के, तो आपने बिल्कुल ठीक किया। 60,000 इंश्योरेंस इन ट्रांसिट का पे किया। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट आपका कैपिटल एक्सपेंस होता है हमेशा, लेकिन जो यूज करने के बाद एनुअल बेसिस पे आप इंश्योरेंस करवाते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आफ्टर यूज है, उसे शामिल नहीं होना चाहिए था। इसे जो शामिल नहीं होना चाहिए बेटे वो मैंने माइनस कर दिया, और जिसको शामिल होना चाहिए था वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है, उसको आपने कुछ नहीं करना। बताइए यहां तक फॉलो किया मेरी बात को? यस मैम। अब उसके बाद जनाब वो क्या कहते हैं कि प्लांट आपके पास कब से आया? 1 अगस्त 2017 में ये आपके पास आ चुका है। तो ये आपके पास आ चुका है, आपने यूज करना शुरू कर दिया। जब से यूज करना शुरू किया तब से हम इसे डेप्रिशिएट करेंगे, और वैसे भी हमारे पास आ चुका, हमारा एसेट बन चुका। अब जनाब उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन में एक प्लांट सेल हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन है और डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी। अब जनाब हमारे पास इन तीनों एसेट की ये कॉस्ट आ जाएगी, उसको कैलकुलेट करते हैं जनाब। 25 प्लस 1.5 माइनस 0.25 माइनस 0.12, तो लैंड की मेरे पास जो कॉस्ट आ रही है 26.13। बिल्डिंग की है 60.8। 60.8। अच्छा एक और चीज है, प्लांट की अगर हमारे पास आ चुका है तो हमने इसके बकाया पैसे भी तो दे दिए होंगे। यस, प्लांट वाला पॉइंट पढ़िएगा। प्लांट हमारे पास इन ऑपरेशन आ चुका 1 अगस्त 2017 को, और वो कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन 31 अगस्त 2017। हमने प्लांट खरीदा था 4 मिलियन, जो हमने पे किया था वो कितने परसेंट पे किया था? वो जनाब हमने पे किया था वो 25% पे किया था, हमारी रिमेनिंग 75% की पेमेंट रहती थी।
और वो कहता है वो भी आपने पेमेंट 31 अगस्त को कर दी। तो जनाब हमने क्या करना है, वो जो रिमेनिंग पेमेंट कर दी वो कितनी बनती है, ये देखो वो हमने पहले कैलकुलेट की थी। क्या करोगे, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो टोटल कॉस्ट जो उसकी बनती थी 16 मिलियन की बनती थी। इसका मतलब है 16 कैसे बनेगा, 4 मिलियन की पेमेंट हो चुकी, रिमेनिंग 12 मिलियन की पेमेंट की, तो प्लांट की टोटल कॉस्ट मेरे पास हो चुकी 16 मिलियन। यहां एक और चीज याद रखिएगा, अगर इन केस वो ये बताता है कि अभी हमने जिनसे प्लांट या मशीनरी परचेज किए बकाया पैसे नहीं दिए, लेकिन बेटे जब हम प्लांट खरीद चुके वो और हमने यूज भी करना शुरू कर दिया, वो हमारा नॉन करंट एसेट हो गया, तो हमारी लायबिलिटी रेस हो गई कि हमने उसको बकाया पैसे देने हैं। तो जो बकाया पैसे हमने दिए या नहीं दिए, आपने उसको कॉस्ट का पार्ट बना देना, क्योंकि वो अब आपका एसेट हो चुका। जिस तरह देखो बिल्डिंग में उसने एग्जांपल दी हुई है कि 19 मिलियन की बिल्डिंग का बेनिफिट हम ले चुके, फुली कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटेड बिल्डिंग जो है वो हमारे पास आई है, वो 19 मिलियन बकाया रकम है जो हमने अभी अदा नहीं की, लेकिन मैंने उसे बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया। इसी तरह आपने प्लांट में करना है। इन केस अगर वो कहता कि हमने टोटल प्लांट की जो कॉस्ट बनती है वो 16 मिलियन बनती है, 4 मिलियन पे कर दिया, 12 मिलियन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है कि हमने नहीं पे किया, फिर भी मैंने 12 मिलियन प्लांट की कॉस्ट में ऐड करना था। क्यों? क्योंकि प्लांट मेरे पास आ चुका, वो मेरी मलकियत बन चुका, मैंने उसे यूज करना शुरू कर दिया, वो मेरा नॉन करंट एसेट बन चुका, तो उसकी टोटल कॉस्ट लेनी है, चाहे कैश में पे हो गई या पे नहीं हुई। तो जनाब उसके बाद प्लांट की कॉस्ट का आप टोटल करोगे 16 प्लस 1.25, 17.3, हाउ मच, 17.3, 17.3 मिलियन आपके पास प्लांट की कॉस्ट बन चुकी। तो जनाब हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो जनाब हमारे पास क्या आ जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसको हम बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन की मैं इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेती हूं। क्या कहते हैं जनाब, बिल्डिंग, अब एक चीज और जो जहन में रहे, पहले भी बताई थी कि बेटे लैंड वाहिद एक ऐसा नॉन करंट एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता, उसकी कॉस्ट ही उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ करती है। तो हमने बिल्डिंग और प्लांट को डेप्रिशिएट करना है, और किस तरह डेप्रिशिएट करना है, कहता है बिल्डिंग और प्लांट को आप डेप्रिशिएट कीजिए एट द रेट ऑफ 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी उसने क्वेश्चन में नहीं बताई कि जनाब हमने मंथली बेसिस पे चलना है या फिर उसको एनुअल बेसिस पे लेकर चलें। जब क्वेश्चन इसके बारे में क्लियर ना हो तो एक चीज जहन में रखिएगा, वो क्वेश्चंस जिनमें डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल गिवन हो, उन क्वेश्चंस में आपने हमेशा डेप्रिसिएशन मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। लेकिन जिन क्वेश्चन में डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल गिवन ना हो और पॉलिसी भी ना बताई हो, वहां आप ईयरली बेसिस पे चलें। अब यहाँ पे क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास कब आई है, कब से यूज करना शुरू की है, प्लांट हमारे पास कब आया, कब से यूज करना शुरू किया, उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसलिए आपने क्या करना है, मंथली बेसिस पे ही उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें प्लांट, पहले मैं बिल्डिंग की तरफ चलूंगी। बिल्डिंग 5% हमने डेप्रिशिएट करनी है। बिल्डिंग हमारे पास कब से आई है, बुलेट नंबर 2 देखिएगा। बिल्डिंग आई है हमारे पास जनाब 1 जुलाई 2017 को, तो उसके कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे, वो क्योंकि 1 जुलाई से हमारे पास आई है, तो 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक आपने जनाब उसको यूज किया है 6 मंथ्स, तो उसकी मैं 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लूंगी। अब 6 मंथ्स की मैं कैसे लूंगी, 60.8 मिलियन का 5% हम लेंगे, वो आता है मेरे पास 3.04 मिलियन, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। 6 मंथ्स की फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो जनाब 1.52 मिलियन की डेप्रिसिएशन बनती है मेरी बिल्डिंग की, और जो कि हम उसकी कॉस्ट में से माइनस करेंगे 60.8 में से, तो बिल्डिंग की मेरे पास जो बुक वैल्यू आ रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है, वो 59.28 मिलियन है। जी जनाब, उसके बाद हम चलेंगे प्लांट की तरफ। अब प्लांट से रेलेवेंट वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, अच्छा चलें प्लांट की डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ पे ले लेते हैं।
प्लांट को वो कहता है कि डेप्रिशिएट कीजिए 10%, ठीक है। 17.3 का जब हम 10% लेंगे हमारे पास आता है 1.73 मिलियन पूरे साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरे पास प्लांट इन ऑपरेशन कब से है? फ्रॉम 1 अगस्त 2017। तो ये क्योंकि 1 अगस्त 2017 से मेरे पास है, तो 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक देखिए मैंने कितने मंथ्स यूज किया इसको, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 5 मंथ्स मेरे पास इन ऑपरेशन रहा है प्लांट। तो क्योंकि 5 मंथ्स यूज किया तो इसकी डेप्रिसिएशन भी मैं 5 मंथ्स की ही कैलकुलेट करूंगी। पूरे साल की डेप्रिसिएशन मेरे पास आ रही है 1.73। 5 मंथ्स की कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, वो मेरे पास बनती है 0.7208। 1 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो जनाब उस प्लांट की मेरे पास जो फिर बनती है बुक वैल्यू, वो कितनी बनती है? 17.3 माइनस 0.721, वो बनती है 16.579 मिलियन। ये निकाल ली। अब जनाब ये तो हमने कर लिया बी पार्ट। ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में एक प्लांट है जो सेकेंड लास्ट बुलेट है, वो इंफॉर्मेशन मैंने स्किप की थी। उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डिस्पोजल की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, और डिस्पोजल की एंट्री को रिकॉर्ड करने से पहले हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो प्लांट हमने डिस्पोज ऑफ किया है उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो जनाब उसके लिए हम उसकी बुक वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वही सारी वर्किंग जो पहले किया करते। जिस प्लांट को हमने डिस्पोज ऑफ किया है उससे रेलेवेंट क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसकी बेस पे उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट पढ़ते हैं। ओल्ड प्लांट वाज सोल्ड ऑन 1 सितंबर 2017 एट इट्स रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%। उसकी जितनी भी बुक वैल्यू थी प्लस 20% पे बेचा है, मतलब 20% ज्यादा पे बेचा है, मींस प्रॉफिट है। प्लांट को हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2015 को, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 8500,000। ओके हो गया। तो 8500,000 उसकी कॉस्ट थी, हमने उसको परचेज किया था जनाब 1 अप्रैल 2015। इसका मतलब वो 2015 में भी यूज हुआ, 2016 में भी यूज हुआ, 2017 में आके हमने बेच दिया। और कब बेचा? 1 सितंबर 2017। इसका मतलब है वो 31 अगस्त तक यूज हुआ है। तो इतनी उसकी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। और प्लांट से रेलेवेंट उन्होंने क्या कहा हुआ है कि प्लांट चाहे पुराना है नया है, प्लांट को आपने 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करना है। तो चलिए डेप्रिशिएट करते हैं। पहले साल में 8500,000 का बेटे 10% लोगे आपके पास आएगा 8,50,000, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। लेकिन 2015 में वो कितने मंथ्स यूज हुआ है? 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स यूज हुआ है, तो उसकी 9 मंथ्स की हम डेप्रिसिएशन लेंगे। तो जनाब 8,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये मेरे पास आता है 63,750। ऐसे ही है। अब दूसरे साल की मैं डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करूंगी? अब मैंने इसका ये मत कीजिएगा कि 90% लूं। 90% तब लेते हैं वो शॉर्टकट मेथड अगर पहले साल की डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज हुई हो, फिर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल की नहीं है, 9 मंथ्स की है। तो फिर सेकेंड ईयर की आपको रूटीन मेथड के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मैं कॉस्ट में से 8.5 मिलियन में से पहले पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फिर मैंने उसका 10% लेना है। एक मिनट, 9 मैंने, मुझे लगता है एक जीरो तो नहीं, हाँ मैंने एक जीरो कम लगाया, आपने वो 0 कम लगाया। 8,50,000। अच्छा ये हाँ, मुझे भी लग रहा था कि इतनी वैल्यू का डिफरेंस नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आप लोगों को साथ साथ रखती हूँ। वो कर रहा था, मैंने कहा शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने फिर दोबारा किया, वो समझ आ गया। नहीं 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 बेटे, वो बिल्कुल आपने ठीक किया, मैंने एक जीरो कम लगा दिया था। अच्छा अब ये देखो, 8,50,000 में से माइनस करते हैं 8,50,000
नहीं 8,50,000 नहीं 8,500,000 है। 8,500,000 में से माइनस करते हैं 6,375,100 6,37,500 माइनस किया और फिर बेटा जी इसका 10% लिया, ये मेरे पास आता है 7,86,250 7,86,250। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे जनाब, 8,500,000 8.5 मिलियन में से माइनस करेंगे 6,37,500 भी और 7,86,250 भी और फिर इसका 10% लेंगे और फिर जो आएगा उसको हमने क्या करना है, 2017 में ये एसेट क्योंकि 31 अगस्त को बिक गया था तो ये कितने मंथ्स यूज हुआ, 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 8,500,000 minus 6,37,500 minus 7,86,250 ये लिया बेटे। फिर मैंने इसका 10% लेने के बाद इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 किया तो मेरे पास आता है जनाब 471,750। थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। अब जनाब हमारी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई, हम ऐड कर देते हैं 786,250 प्लस 637,500। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जनाब हमारे पास 189,550। तो जनाब बुक वैल्यू कितनी हुई जब हम एसेट को सेल किया, उस टाइम में जो बुक वैल्यू थी वो थी हमारे पास 6604500 6.645 मिलियन की बुक वैल्यू थी जब हमने इस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया। अब वो क्या कहता है, कहता है 20% प्लस पे डिस्पोज ऑफ किया, इसका मतलब है कि प्रॉफिट है और वो कितना प्रॉफिट है, हम जनाब इसका 20% ले लेते हैं। 20% बनता है हमारे पास 1,320,900। तो इसका मतलब है कि हमने कितने में बेचा है, हम सेल प्राइस भी साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं ऐड करके। हमने बेचा इसको 7,925,400 में। तो जनाब ये वर्किंग करके हमने सेल प्राइस फाइंड आउट कर ली। कैसे की, फिर से देखिए, बुक वैल्यू निकालनी होती है, वो निकाली और क्वेश्चन में उसने बताया था कि आपने कितने में बेचा है, रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस 20%। ये जो प्लस 20% है ये प्रॉफिट है। मैंने बुक वैल्यू का 6.6045 मिलियन का 20% लिया, प्रॉफिट की अमाउंट आ गई, बुक वैल्यू में प्रॉफिट की अमाउंट ऐड की तो मालूम हुआ जो एसेट 6.6 मिलियन का था वो मैंने 7.9 मिलियन में बेचा है, इसीलिए तो मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ है 1.32 मिलियन का। अब जनाब उसने जर्नलाइज करने के लिए कहा है तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ये मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे जनाब हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया जाता है, कर देंगे, सेल प्राइस भी डेबिट होती है, वो भी करते हैं। अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को क्या करना है, क्रेडिट, और नॉन करंट एसेट को तो हमेशा ही क्रेडिट करते हैं जब वो बिकता है विद कॉस्ट प्राइस। अब मैं वैल्यूज को पुट कर देती हूँ। जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 85,100,000। प्रॉफिट कितने का हुआ जनाब, 1,320,900 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की थी, 189,550 की, और प्रॉफिट कितने का था, 1,320,900। लीजिए हमने उसकी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास कर दी। हाँ जी बेटा जी, क्लियर हुआ थोड़ा सा? मैम ये जो आपने सेकंड वाला किया था वो 90% से क्यों नहीं कर सकते थे? मैंने अपना 90% से की। हाँ 90% से इसलिए नहीं कर सकते, वो तब करते हैं अगर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन पूरे साल की हो। इसमें फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स की है। अच्छा सही सही सही, ठीक है। अतीब दोबारा से। मैम ये बैंक में कौन सी वैल्यू लिखी है आपने? सेल प्राइस। ठहरो, बैंक में ठहरो, उसको मैं ठीक कर देती हूँ, अभी ठीक कर देती हूँ, 1 मिनट। सेल प्राइस की बजाय दूसरी वैल्यू लिख दी, अभी उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, सेल प्राइस थी हमारे पास 7,925,400। अब ठीक है। हाँ जी अतीब। मैम यही कहना था कि बैंक में सेल प्राइस वो मैं आनी सेल प्राइस बताकर, लेकिन वो वैल्यू गलती से वो प्रॉफिट वाली पिक कर दी। प्रॉफिट वाली आ गई जी मैम, ठीक है। अब ठीक है।
और बेटा जी अब मैम। आपको एक असाइनमेंट में क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपकी आज की असाइनमेंट है जनाब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये आपने सॉल्व करनी है, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस होगा और बाकी असाइनमेंट भी और एक और चीज, अब इस चैप्टर में मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। जब मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं तो एमसीक्यूज आप लोग खुद ब खुद सॉल्व करना शुरू कर दिया करें और साथ साथ उनके प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस कर लिया करें। मोहम्मद अली दोबारा से। चलें, अब उनका नोटिफिकेशन लेट हो गया। चलें बेटा जी, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ जी मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।